नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी जो करंट सीरीज चल रही है वो सीए इंटरमीडिएट की ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का सीरीज चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इसके चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। बाकी के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हुए हैं जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मिल जाएंगे, तो आप वहां से बाकी चैप्टर्स को देख सकते हैं। क्विक वर्ड ऑफ कॉशन, आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर 1। हम आईसीएआई मॉड्यूल से ही हमने आपको क्लासेस में पढ़ाया था और आज का जो रिवीजन क्लासेस है वो भी हम जो है आईसीएआई के मॉड्यूल से ही करने वाले हैं। आप क्या उम्मीद रख सकते हैं इसमें? आप आपके पूरे कॉन्सेप्ट का रिकॉल उम्मीद रख सकते हैं। इसमें आपके सारे टॉपिक को हम कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी रेगुलर स्टडीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इससे आप उम्मीद रखें कि आपको सारा ब्रशअप हो जाएगा और जिन स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई नहीं किया उनको फ्रेश बेस बना के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको सुन के समझ के उनको एक आइडिया लगेगा कि चैप्टर में ये कवरेज है, इसके बाद में वो डीप स्टडीज कर सकते हैं। दोनों तरह के बच्चे, जिन्हों की पहले स्टडी हो चुकी है उनको ये रिवीजन में हेल्प करेगा और जिन बच्चों की अभी तक पढ़ाई नहीं हुई उन लोगों के बच्चों को ये जो है मदद करेगा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, विच इज द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आज हम क्या करने वाले हैं कवर? इसमें तीन चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम नेचर कवर करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव एंड देन स्कोप ऑफ द ऑडिट। ऑडिट के बारे में यहाँ पे बात क्या किया गया? इसमें चैप्टर में मीनिंग की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, स्कोप की बात करेंगे, ऑडिट के एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, एडवांटेजेस क्या रहेंगे, लिमिटेशन क्या रहेंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या रहने वाली है, एथिकल रिक्वायरमेंट इन ऑडिटिंग क्या रहेगी, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलेशनशिप विद द अदर डिसिप्लिन। तो ये सारा जो है मसाला हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए तो ऑडिट बाय डेफिनेशन क्या है? ये ऑडिट की डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड आर नॉट। मतलब कि सेक्शन 8 वाली जो कंपनीज है वो भी आपके इसमें कवर होती है, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view of expressing an opinion thereon। इसलिए आपको ये उपयोग में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप तीन चीजें मोटी मोटी निकल के आएंगी। पहला है कि नंबर 1 ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। दूसरा, इसमें प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों जो है वो कवर होते हैं। और अल्टीमेट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा कि भाई जो है अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंटिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। एंट्रीज जो की गई है वो एडिक्वेटली सपोर्टेड है बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, और कोई भी ऐसी एंट्री बुक में नहीं की गई है जो कि एक्चुअल में हुई है और बुक्स में एंट्री नहीं हुई है, या समथिंग विच इज नॉट इन बुक्स बट इट इज अवेलेबल फिजिकली इन द स्टेटमेंट्स। सो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं तक भी। इंफॉर्मेशन जो है क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। अमाउंट्स जो है वो प्रॉपरली क्लासिफाई होने चाहिए, डिस्क्राइब होने चाहिए और डिस्क्लोज होने चाहिए इन कंफर्मिटी विद द रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। ठीक है जी, एंड अल्टीमेटली ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशन रिजल्ट एंड द एसेट एंड लायबिलिटी का जो है इसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है मोटा मोटा इसका मीनिंग हो जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑडिट की। तो ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे 200 में हमारा पूरी तरीके से कवर किया गया है ना। क्यों करना है हमको? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर के? नंबर 1, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, है ना, कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वेदर दे आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट, है ना, एज ए होल। Second, हमको to report on the financial statement and communicate as required by the ACs in accordance with the auditor's finding। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी ये जो है 4 ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं। क्या? नंबर 1, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है। तीसरा, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फाइनली टू
communicate as required by the SS. तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है ध्यान रखना है। स्कोप ऑफ द ऑडिट की बात करेंगे भाई, स्कोप में क्या क्या कवर होने वाला है। तो ऑडिट शैल बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली क्या ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरप्राइज relevant to the financial statements being audited। तो हमारा जो स्कोप है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इर्द गिर्द में घूमेगा, ठीक है। जो जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं वही यहाँ पे जो है स्कोप भी होता चला जाएगा, जिससे टू फॉर्म एन ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, कि भाई जो इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अंडरलाइंग अकाउंट रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा इज रिलायबल है या नहीं है, सफिशिएंट इज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है ना। इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन कि भाई जो ऑडिटर को डिसाइड करना होगा कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है या नहीं की गई है ना, इन लाइन विद द रेस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वेरेवर एप्लीकेबल। अच्छा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी जो है इंफॉर्मेशन का वो हमको असेस करना पड़ेगा, है ना, कि भाई हमको देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें टेस्ट करने हो सकते हैं, इंक्वायरीज करनी हो सकती हैं और वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो है परफॉर्म करनी हो सकती है व्हाट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस, जो भी हमको एप्रोप्रिएट लगेगा पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं टू असेस द रिलायबिलिटी एंड द सफिशिएंसी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑडिटर डिटरमाइन the relevant information is properly disclosed in the financial statement, जो ऊपर हमने बात किया था वही यहाँ पे आ गया है ना, कि अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर सोर्स डेटा जो है कंपेयर प्रॉपरली हो रहा है, कि जो प्रॉपर समराइजेशन और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ये समरी में आपको टेबल आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जजमेंट जो है मैनेजमेंट का उन्होंने जो रखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम पे, है ना, तो ऑडिटर को असेस करना है कि वो जो जजमेंट है वो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इन लाइन विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना, और जो इंफॉर्मेशन है उसका क्लासिफिकेशन और एडिक्वेसी प्रॉपरली है या नहीं है। अच्छा, हमें क्या नहीं करना है, हमें नहीं करना है कि एक्टिविटीज विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स कॉम्पिटेंसीज, वो एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है। उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं, है ना, ठीक है जी। कहीं पे ओवरऑल कॉन्स्टेंट आ जाता है स्कोप ऑफ ऑडिट में, है ना, जो कि ऑडिटर की एबिलिटी को इम्पेयर करता है ना, to express an unqualified opinion on such financial statement, है ना। तो ये हमको जो है रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा या फिर जो है क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी हमको एक्सप्रेस करना पड़ सकता है। जैसा भी सिचुएशन होगी वैसा काम हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बाकी के वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से आगे कवर किया हुआ है, तो उसको देख के आप इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मोटा मोटा आपको जो है तीन चीजें यहाँ पे थी, मीनिंग जो है हमने बात कर ली है, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली है, स्कोप की बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट क्या क्या कवर करने हैं हमको, एस्पेक्ट में ये वाला टेबल आप ध्यान रखिएगा, आपको इससे पूरा मदद मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला एस्पेक्ट हमको कवर करना है एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, कि जो सिस्टम है जिसमें अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, कैसे हैं और पॉलिसीज क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन हमको इंश्योर करना है। कंपैरिजन करना है कि इसका आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड। अच्छा, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एसेट जो है हमको वेरीफाई करनी है। लायबिलिटीज को हमें वेरीफाई करना होगा, और रिजल्ट जो है देखने होंगे, जो P&L स्टेटमेंट्स हमें रिजल्ट दिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, और अल्टीमेटली वी हैव टू रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको ऑडिट में कवर करने होंगे। चलिए, ऊपर हमने बात की थी कि असर्शन के बारे में, तो असर्शन जो अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड में हमें ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर एक, एग्जिस्टेंस, कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करना होना चाहिए, ठीक है। राइट एंड ऑब्लिगेशंस, सो एंटिटी के पास जो एसेट्स है उनका होल्ड या कंट्रोल द राइट टू एसेट, एंड लायबिलिटी एज ए ऑब्लिगेशन टू द एंटिटी जो है वो होना चाहिए।
कंप्लीटनेस जो है तीसरा हमारा क्राइटेरिया है, जितनी भी एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी इंटरेस्ट है ना, दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एंड हैव बीन रिकॉर्डेड जो है कि जैसा होना चाहिए था वो हो गया है, ठीक है। वैल्यूएशन एलोकेशन, क्योंकि जब असेट, लायबिलिटी और इक्विटी इंटरेस्ट की बात करेंगे तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग वहां पे अप्रोप्रिएटली आनी चाहिए। रिजल्टिंग वैल्यूएशन और एलोकेशन एडजस्टमेंट जो है वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, चैप्टर 3 जो है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, उसमें बहुत अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ से डेफिनेशन ऑफ असर्शन आप देख सकते हैं कि ये जो असर्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट हो सकता है, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज हो सकता है, एंड विच आर एम्बडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट is used by the auditor to consider the different type of potential misstatement that may occur, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट को असर्शन मेक करेगा in order to perform certain activities or in order to prepare certain financial statement. Those assertion can be explicit or implicit, और वो ultimately they will be embodied into the financial statement, और ऑडिटर जो है उनको असेस करने की कोशिश करेगा कि इनसे कोई पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट तो निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काम हमारा है टाइप्स ऑफ ऑडिट। सो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इसमें आप कह सकते हैं कि ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, है ना। On this basis, audit may be of two broad categories. Number एक, audit required under law, and second is voluntary audit. Audit required under law, तो किस किस को करना है? Companies governed by the Companies Act, banking companies, other statutory body required by their regulation or by any specific act जो है वो audit required under law के अंडर में कवर हो सकती है। वॉलंटरी कैटेगरी में कौन कौन सी चीज ऑडिट्स आ सकती हैं? वॉलंटरी कैटेगरी में आ सकती हैं जैसे आपके प्रोप्राइटरी एंटिटीज है, पार्टनरशिप फॉर्म्स है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है, एचयूएफ्स है ना। तो उनके जो अकाउंट्स हैं उनकी बेसिकली कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर फिर भी वो एज ए इंटरनल रूल दे विल प्रेफर टू गेट ऑडिटेड, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? इससे कई सारे फायदे आते हैं, नीचे हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Auditor should get the scope of his duties and responsibilities defined by obtaining instruction in writing. जो भी ऑडिट का एंगेजमेंट है उसके इंस्ट्रक्शन हमें राइटिंग में लेने हैं, है ना। कि the balance sheet of proprietary or partnership firms or other similar organization, the nature of the work carried out, and explain the important feature of the financial statement on which a report has been made. इसको जो कहाँ पे कर देना है डॉक्यूमेंट, ये हमारी रिपोर्ट में इसको कॉल आउट कर देना है कि हमने कौन सी बैलेंस शीट को रिव्यू किया है, हमने क्या नेचर ऑफ द वर्क कैरिड आउट किया है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके की फीचर्स क्या क्या रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज ए गुड और वाइज प्रिकॉशन टू स्टेट देम इनटू द रिपोर्ट, ठीक है जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में यहाँ पे एक स्पेशल रेफरेंस कॉल आउट किया गया है ना। मोस्ट ऑफ दीज हैव सम इंटरनल रूल टू गवर्न देयर अफेयर्स, and they typically have a provision about requirement of audit, ठीक है। So activity in the nature of business is not altogether ruled out as a, क्या हो सकता है कि स्कूल जो है वो यूनिफॉर्म बेच सकता है, स्कूल जो है वो शूज, बुक्स या अदर एक्टिविटीज की चीजें बेच सकता है ना। वही जो क्लब्स जो है वो ड्रिंक्स, ईटेबल्स बेच सकता है, तो वहां पे क्या हो गया, बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी, तो इस वजह से वहां पे इस इनकम को आपको ऑडिशन में ले सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे समझाया गया है। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट स्टैंड्स ऑन ए स्लाइटली डिफरेंट फुटिंग, है ना। तो ट्रस्ट क्या हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, है ना। और ट्रस्ट जो है बिजनेस भी कंसिडर कैरी आउट कर सकते हैं। तो ज्यादातर केसों में क्या होगा कि ट्रस्टीज जो है वो प्राइवेट पर्सन होते हैं, है ना। और ट्रस्ट की दो क्लासेस ऑफ बेनिफिशियरी है। नंबर एक, टेनेंट्स फॉर लाइफ एंड रिमाइंडर्स। The person to whom the accounts are of the supreme importance are often widows and minors who cannot criticize the account in any effective manner, है ना। इसलिए audit of trust except for public trust is not compulsory. Most of the trust deeds contain a clause for the audit of account, है ना।
Private trustees also recognize the advantage of audit in their own interest. इससे क्या हो सकता है कि कोई गलत ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट हो गया होगा तो वो जो ट्रस्टीज को पर्सनली लायबल रख सकता है वो पहले से पॉइंट आउट कर दिया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। यहाँ पे इस बारे में बात की गई है। हमने बात किया था कि फायदे क्या क्या होने वाले हैं भाई ऑडिट करवाने के। तो हमें जो है कुल मिला के 6 फायदे यहाँ पे ध्यान रखिए आप। सबसे पहली बात तो सेफ गार्ड करेगा क्या इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, कि भाई जो शेयर होल्डर्स हैं विच आर नॉट डे टू डे पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्टिविटीज, उन लोगों को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया और एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने अगर अश्योरेंस दे दिया है कि सारे बुक सारे रिकॉर्ड्स ठीक हैं तो उनका जो है एक अश्योरेंस आ जाता है, उनके जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहेगा, है ना। मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय, कोई पीरियडिकली आके बार बार उनके काम को डबल चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो एम्प्लॉयज के ऊपर भी एक मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो उस चीज को ठीक ठाक रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो पकड़ में आने की संभावना है और देयर इज ए एक्शन विच कैन बी टेकन आउट ऑफ इट। तो कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रह पाएगी ज्यादा लंबे समय तक। तो ऑडिट इसमें भी मदद कर सकता है ना। लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, कि ऑडिट से पता लग जाता है कि भाई क्या क्या हमारी इनकम्स हो रही है, कहाँ कहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज जो है हम उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। सिमिलरली कई बार क्या होता है ट्रेड डिस्प्यूट हो सकता है, तो जो ऑडिट्स होती हैं उसके द्वारा भी हम पानी का पानी कर सकते हैं और ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी सेटल करवाने में हमारे जो ऑडिटेड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है। डिटेक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड लॉसेस, कहाँ पे हमारे वेस्टेज ज्यादा हो रहा है जहाँ, तो वो हमारी ऑडिट में हम पता कर सकते हैं। लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं, फिजिकल ऑडिट के द्वारा भी ये चीजें पता लग सकती हैं। अकाउंट के कहीं पे राइट ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसको भी लिंकेज करके हम लोग ये चीजें को पता कर सकते हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट, तो उन केसेस में भी जो है हमको ये ऑडिट जो है मदद करेगा। ठीक है, तो यहीं पे वो सारी चीजें बताई गई है। लिमिटेशन क्या है ऑडिट का, भाई इसमें कहा गया है कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्ट टू एंड कैन नॉट reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement due to fraud or error। तो ये जो है इसको हमने इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट कहा गया है। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें, मगर उसके पहले अगर आप इस डेफिनेशन को समझेंगे तो इसमें क्या गया है कि ऑडिटर कैन नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड, उससे ये ना तो वो कर सकता है ना ही उससे ये उम्मीद की जा रही है कि ऑडिट रिस्क को जीरो कर देगा, है ना। और 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस आ जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बहुत ही बढ़िया है और उसमें कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ये जो है वो ऑडिटर नहीं कर सकता, ये ऐसे 200 में क्लियरली कॉल आउट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनहेरेंट लिमिटेशन आ सकती है वो कहाँ कहाँ से आ सकती हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज फ्रॉम वेयर दे कैन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना, कि जो हमारे preparation of financial statement जो है it involves judgment by the management in applying the requirement of the entity's applicable financial reporting framework to the facts and circumstances of the entity। तो उस वजह से भी जो है inherent limitation आ सकती है कि जजमेंट जब ह्यूमन इंटरवेंशन है तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रह सकता है, एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन का रेंज हो सकता है ना। तो उसकी वजह से भी जो है उन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया जो शायद कहीं पे लिखा हुआ नहीं और आप समझ नहीं पाए, तो वहां से भी एरर के चांसेस आ जाते हैं। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, कि भाई प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन है कि कितना ऑडिट एविडेंस आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने असर्शन करने के लिए आपने कस्टमर्स को लिखा कि भाई आपको कितना माल सप्लाई हुआ है, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया तो आप कितना परस्यू कर सकते हैं उसको। यू हैव टू रिलाई विद द अल्टीमेटली यू हैड मेड योर एफर्ट्स, बट अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके बेसिस पे आपको अल्टरनेट प्रोसीजर्स फॉर्म करके अपना जो भी बेस्ट एश्योरेंस है वो लेके आपको बढ़ना पड़ेगा। ऐसे इन्वेंट्री कई बार इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू द 100% इन्वेंट्री चेक, क्योंकि इन्वेंट्री हो सकती है 2 या 3 जगह पे रखी हुई हो, है ना। कुछ इन्वेंट्रीज थर्ड पार्टी के पास हो सकती है,
कुछ थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री अपने पास हो सकती है। तो वो सारी चीजों को भी जो ऑडिट करते समय पे आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, मगर आप उसका 100% इंश्योरेंस लेके नहीं आ सकते हैं। कुछ गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है, उस गुड्स इन ट्रांजिट को कैसे आप फिजिकली वेरीफाई करेंगे, वहां जाके तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो उन केसेस में ये जो है सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, चलिए। फ्रॉड क्या हो सकता है? सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम हो सकती है। तो पता ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप तो नए रहेंगे इन्वायरमेंट में, भले ही आप समझ लिया है स्कोप आपने, मगर सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर किसी ने किया है तो प्राइमा फेसिया जो है आपको ठीक ठीक लगेगा। जब तक आप उसमें डीप डाइव नहीं करेंगे, जब तक वहाँ वहीं पर ट्रिगर ऐसा नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है ना। सो टिपिकली ऑडिटर्स जो हैं दे आर नॉट ट्रेंड, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट जहाँ पे फोर्जरी की गई है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट किया गया है। अच्छा, टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड द कॉस्ट, ये जो है ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन है कि भाई टाइम और कॉस्ट जो है इज नॉट इन itself is a valid basis for the auditor to omit an audit procedure. इसमें इन्वेंट्री गिनने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई नहीं करता हूँ। ये एक सही वैलिड तरीका नहीं कहा गया है। आप इसका अल्टरनेट निकालिए, आप सैम्पलिंग अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आप थर्ड पार्टी की हुई वेरिफिकेशन के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट से आप असर्शन ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को आप कर सकते हैं, मगर आप जो है ये नहीं कह सकते कि भाई टाइम ज्यादा लग रहा है या कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसलिए मैं इसको ऑडिट नहीं करूंगा। दैट इज नॉट द राइट केस विद इट, है ना। ऐसे ही क्या होगा, कुछ अलग तरीके हैं, जैसे फ्रॉड है जिसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसको पता करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, वो जब तक डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं लग पाएगा, है ना। अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस द लॉज एंड रेगुलेशंस, उसको भी पता करने के थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्यूचर इवेंट आर कंडीशन दैट मे कॉज एन एंटिटी सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ये असम्पशन लेके आप ऑडिट करते हैं कि वो गोइंग कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन, मगर आपको वो चीजें नहीं पता है। कुछ फ्यूचर इवेंट्स है जो आपको सीज कर देंगी आपकी एंटिटी को एज ए टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो उन केसेस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर कैन नॉट अश्योर इट, तो आपको तो वो रिलाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे यही सब कहा है, इसका इनहेरेंट लिमिटेशन जो है इन सारी चीजों से निकल के आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद द अदर डिसिप्लिन्स, है ना। कि ये जो है ऑडिटिंग में क्या है, रिव्यू ऑफ वेरियस असर्शंस हैं अल्टीमेटली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आइटम के जो है, कि ये जो असर्शंस हैं वो हेल्प करेंगी किसमें, एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन में। कि ये जो है असर्शंस चूंकि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों है, तो इनको क्रॉस कॉम्बिनेशन लेके करना पड़ेगा, और दूसरे फंक्शन की प्रोसेसेस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये रिव्यू में आपको कहीं ना कहीं पे दूसरे लोगों का जो नॉलेज है उसको लेवरेज करना पड़ेगा, और उसको लेके ही आपको इन चीजों को बिल्ड करते हुए अपने ऑडिट प्रोसीजर को खत्म करना होगा। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे यही सारी बातें बताई गई हैं कि आपको ऑडिटिंग में क्या करना पड़ेगा। आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग एज ए फंक्शन है। लॉ, क्योंकि आप लीगल कंप्लाइंसेस वेरीफाई करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स, behavioral science, statistics and mathematics, data processing, financial management and production, ये सारा जो है क्रॉस फंक्शनल कॉम्बिनेशन आपको काम में आने वाला है। तो इसमें कैसे बताया गया है भाई, ऑडिटिंग जो है इसमें हम रिव्यू करते हैं किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, है ना, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस से बाहर आते हैं, इसलिए ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग तो जो है साथ साथ हैंड इन हैंड जाएगा ही जाएगा। ऑडिटिंग एंड लॉ के बारे में कहा है कि भाई जो बिजनेस लॉज हैं वो इक्विटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उस वजह से भी ऑडिटिंग करते टाइम पे आपको उन बिजनेस लॉज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप उसके बारे में अच्छे से असर्शन फॉर्म कर सके और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे।
ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। हर एक एंटिटी का अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, तो आप जब उसको पता रख के काम करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, तो आपको ऑडिट में कुछ असर्शंस को वेरीफाई करने में आपको मदद मिलेगी। तो यू कैन नॉट लीव द इकोनॉमिक्स असाइड, ठीक है। तो इट आल्सो गोज हैंड्स इन हैंड। बिहेवियरल साइंस, चूंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटर को डील किससे करना है, ऑडिटर को डील करना है ह्यूमंस के साथ, उन्हीं को तो हमें डिस्कशन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, इंक्वायरीज करनी है, राइट। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको आपको समझना होगा, और अपनी ड्यूटीज जो आप डिस्चार्ज करने वाले हैं वो भी आपको तभी कर पाएंगे जब आपको बिहेवियरल साइंस की किस सेटअप में किस तरह से आपको क्या रिएक्ट करना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेज करने हैं, और किस तरह का बिहेवियर पीपल कैन एग्जिबिट, राइट। सो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की भाई कई सारा डेटा हमारा इन्वॉल्व है, तो हमें स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है वो पता होना चाहिए, ताकि हम मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। इन्वेंटरीज के वेरिफिकेशन के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत लग सकती है, एंड फॉर दैट मैटर a lot of places we will use the mathematics, right, as part of this auditing process. डेटा प्रोसेसिंग, भाई काफी सारा डेटा रहेगा ऑडिट का। आजकल ज्यादातर एनवायरनमेंट जो है आईटी में आ गया है, तो वहां से डेटा हमारा आ जाता है। तो आजकल जो है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटिंग इन इटसेल्फ इज डेवलपिंग एज ए डिसिप्लिन, ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ऑडिटर जो है को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल टेक्निक्स जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होगा, फंड फ्लो रेशियो एनालिसिस, कैपिटल वेस्टिंग वगैरह कैसे होती है। तो जो है वो मैनेजमेंट के जो जजमेंट, मैनेजमेंट के जो असर्शंस होंगे उनको वो क्रॉस वेरीफाई कर पाएगा, उस रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली रिव्यू कर पाएगा, इंटरप्रिटेशन कर पाएगा। साथ ही साथ ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन को जो है क्लाइंट के क्लाइंट का जो बिजनेस फंक्शन है, जैसे प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम, मार्केटिंग जो है, उसको भी उसको पता होना चाहिए, ताकि वो कोरिलेशन अच्छे से कर पाए। हर एक बिजनेस का अलग तरीका होता है, और ऑडिटर को जब उस पर्टिकुलर बिजनेस का नेचर पता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ऑडिटिंग प्रॉपरली कर पाएगा। यहाँ पे यही चीजें जो है डिटेल में बताई गई है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बात किया गया कि जो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के बारे में बात किया गया है ना, कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो है IASB, राइट। तो ये पहले क्या हुआ था, ये पहले हुआ करता था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC, ठीक है। कब? 1977 में। और IFAC बोर्ड ने क्या किया, IFAC बोर्ड ने एस्टेब्लिश किया किसको, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड को, IASB को, ठीक है जी। किस लिए? कि टू डेवलप एन इशू इन द पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, एंड अंडर इट्स ओन अथॉरिटी हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर यूज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। IASB IASB जो है वो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ना, अंडर IFAC। और इसका जो ऊपर हमने बात की है कि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना है बाय सेटिंग द हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, और बाय फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, एनहेंस करेगा क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो क्या करेगा, पब्लिक का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा इन द ग्लोबल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं उसके, किसके, IASB के। पहला तो वही है, हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट जो है वो सेट करेगा। यहाँ पे भी वही स्टैंडर्ड गाइडेंस फॉर अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज ऑन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर, उसी को इलोबरेट करके दूसरा ऑब्जेक्टिव बना दिया है। फॉर अदर रिलेटेड सर्विसेज को उन्होंने तीसरा ऑब्जेक्टिव कर दिया है ना। और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल कवरिंग द scope of services addressed by the IASB, और फाइनली पब्लिशिंग अदर प्रोनाउंसमेंट ऑन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस मैटर्स, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे तो IASB और AASB क्या है, तो ICI जो है मेंबर है किसका, IFAC का, और
और ये जो IFSC की गाइडलाइन है उनको इम्प्लीमेंट, उनको डेवलप करवाने में ICAI ने भी क्या किया है, अपना सपोर्ट कंटिन्यूसली दिया हुआ है। सो रोल ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोथ क्या है, तो यहाँ पे जो है ICAI ने जो है AASB जो है उसको सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, देखिए चलिए आपको क्विकली दिखा देते हैं। सो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स अंडर द न्यू प्रीफेस जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन ओवरव्यू, यहाँ पे AASB जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय द AASB है। इनके द्वारा एक फ्रेमवर्क फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस अंडर सर्विस एंगेजमेंट जो है इशू किया गया है। उसमें स्कोप रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, डेफिनेशन रहेगी और रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। वो क्या क्या है, SQCs है 1 से लेके 99 तक, 1 to 99 है ना, विच इज ए स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद में SRE है, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, जो कि 2000 से लेके 2699 तक है। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE जिसको कहते हैं हम, वो 3000 से लेके 3699 तक है। और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS, ये 4000 से लेके 4699 तक रहेगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी एक पब्लिश किया हुआ है, वो ऐसे 100 से लेके 999 तक है। इसमें इंट्रोडक्टरी मैटर्स जो हैं वो 100 से लेके 199 तक कवर किए गए हैं। जनरल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऐसे 200 से 299 तक कवर किए गए हैं। रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क जो है ऐसे 300 से 499 तक। ऑडिट एविडेंस जो है 500 से 599 तक। यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स से 600 से 699 तक। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग जो है 700 से 799 तक। और स्पेशलाइज्ड एरियाज जो है वो 800 से 899 तक इसमें कवर किए गए हैं। तो ये आपको जो है ऐसे इसको ध्यान रखना है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दे विल बी अप्लाई व्हेनेवर an independent audit is carried out, है ना, in which is an independent examination of the financial information of any entity whether it's a profit oriented or not, irrespective of its size or illegal form। ये हमने बात कर लिया है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला चैप्टर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, है ना। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर में क्या होना चाहिए, not enough to realize that what an auditor should be. He is concerned with the reporting on the financial matter of business and other institutions, है ना। And financial matters inherently are to be set with the problems of human fallibility, errors and frauds are frequent. तो यहाँ पे जो है टेक्ट चाहिए, कॉशन चाहिए, फॉर्मनेस चाहिए, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री एक्सपोजर, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस एंड रिलायबिलिटी। तो जो भी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की, अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटीज हो सकती हैं, वो सारी क्वालिटीज एक ऑडिटर के अंदर में भी चाहिए हमको, तभी जाके वो है ग्रेट हाइट को अचीव कर सकता है। सबसे पहली बात तो इंटीग्रिटी उसकी बहुत ही हाई होना चाहिए और एडिक्वेट इंडिपेंडेंस उसके पास होना चाहिए ऑडिट को। सो कोड ऑफ एथिक्स में जो है मेंशन किया गया है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, थॉरो नॉलेज होना चाहिए किसका, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ व्हिच गवर्न द मैटर्स विद व्हिच ही इज लाइकली टू बी इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। कंपनीज एक्ट जो है यहाँ पे हमको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। मर्सेंटाइन लॉ, स्पेशली द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इतना ही हमको इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। तो उसकी भी जानकारी हमको होना चाहिए। लॉ के साथ साथ हमको टैक्सेशन का भी जानकारी होना चाहिए, है ना। थ्योरेटिकल एजुकेशन किसमें, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जनरल मैनेजमेंट में, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स वगैरह में इसकी फॉर्मल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों होना चाहिए। तो हमारा जो CA का कोर्स है इसके अंदर में ये दोनों ही, ये सारे ही एस्पेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंटरलिंक किए हुए मिलेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर क्यों रखा गया है, EIS का पेपर क्यों रखा गया है, लॉस, कॉर्पोरेट लॉस, कंपनी लॉस के पेपर आपके लिए क्यों रखे गए हैं, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह क्यों रखे गए हैं आपके सिलेबस में।
तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से देख के निकल के आ रहा होगा कि ये आपको एक थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपोजर देने के लिए, ताकि अल्टीमेटली आप क्या कर सके, आप एक अच्छे ऑडिटर बन सके, अच्छे बिजनेसमैन बन सके। तो उसी डायरेक्शन में आपकी जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है की जा रही है। ठीक है, ऑडिटर्स क्या करते हैं, ऑडिटर क्रिटिकली रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, है ना, कि उनका जो नॉलेज है वो एक्सपर्ट लेवल का होना चाहिए, तभी तो जाके वो क्रिटिकली रिव्यू कर पाएंगे। ठीक है, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सुपीरियोरिटी जो है वो इस कोर्स में अवेलेबल है। दिस इज अ टॉप मोस्ट कोर्स फॉर द अकाउंटेंसी पर्पसेस। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं अल्टीमेटली ऑनेस्ट होना चाहिए। He must not certify what he does not believe in to be true and must take reasonable care and skill before he believes that what he certifies is true। ठीक है, ये पर्सनल क्वालिटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉल आउट किया गया है, इस वाले सेक्शन को आप स्पेसिफिकली फोकस करके ध्यान रखिएगा, और इसी के इर्द गिर्द जो है आप अपना एलोबरेशन जो है कर सकते हैं, तो क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर आपकी निकल के बाहर आ जाएंगे। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के लिए जो जो भी क्वालिटीज आपको लग सकती हैं वो सारी आप ऑडिटर के लिए डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस जो है उन तीन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल का भी जिक्र कर सकते हैं, तो भी आपको ये एक जो है बढ़िया स्ट्रक्चर निकल के इस वाले सेक्शन का आ सकता है। कोड ऑफ एथिक्स में इसका जिक्र किया गया है, और ये एक बहुत ही अच्छा सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पे भी इसको विशेष फोकस करके रखिएगा, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ये जिस्ट है। आगे बात करेंगे कि भाई एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है हमारे 6 एलिमेंट्स हमारे बात किए गए हैं। ठीक है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, और ह्यूमन रिसोर्स की बात है, एंगेजमेंट की बात है, और मॉनिटरिंग की बात है। तो एक एक करके इन सब के बारे में जिक्र करने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स जो है इसे 2220 में कॉल आउट किया गया है। Engagement partner shall take responsibility of the overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned। ठीक है, the actions of the engagement partner and appropriate messages to the other members of the engagement team in taking responsibility for overall quality on each audit engagement emphasizes क्या, the importance of the audit quality of performing work that complies with professional standard and regulatory and legal requirements, complying with the firm's quality control policies and procedures as applicable, issuing auditors reports that are appropriate in circumstances, and engagement team's ability to raise concern without fear of reprisals, and the fact that quality is essential in performing audit engagement। इन पे हमें emphasis रहेगा। Engagement partner refers to the partner or other person in the firm who is responsible for the audit engagement and its performance and for the auditor's report that is issued on behalf of the firm, and who where required has the appropriate authority from a professional, legal or regulatory body। उसको हम जो है engagement partner यहाँ पे कह सकते हैं। डेफिनेशन जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स की, तो वो भी हमने ऊपर समझ के बात किया था। हमारा कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो है रिलेटेड टू एन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ऊपर भी बात किया था, इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, और प्रोफेशनल बिहेवियर है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ द माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस को ये नहीं कि सिर्फ अपीयरेंस में है मगर माइंड जो है अभी भी स्टक है ना। तो ये सबसे बड़ा जो फोकस है वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करने पे दिया गया है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट आदमी अपना ओपिनियन दे पाएगा।
अगर वो रिपोर्ट करेगा डरा हुआ होगा या कहीं से कोई और इन्फ्लुएंस होगा तो जो है अपना ओपिनियन वो है प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर करती है कि आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है उसको एग्जिबिट कर पाए, उसका एटीट्यूड जो है आप मेंटेन कर पाए, जो कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो शायद डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर के बारे में बात किया गया है कि जो है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस जो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ऑल द प्रोफेशंस, बट थोड़ा सा ज्यादा है अकाउंटेंसी प्रोफेशन के केस में, है ना। इंडिपेंडेंस जो है इम्प्लाई करता है कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। यहीं पे ये जो है 2 लाइनों में इन्होंने पूरा सार गीता का कह दिया है, ठीक है। आ, 2 इंटरलिंक पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के, है ना। एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और दूसरा इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, जो हमने ऊपर बात किया था। State of mind that permits the provision of any opinion without being affected by influence, allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism, जो है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कहलाता है। और वहीं पे इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, द अवॉइडेंस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट a third party would reasonably conclude कि जो ऑडिटर का इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव या प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है वो कंप्रोमाइज हो चुका है, तो भी आपको दिक्कत आएगा, भले ही वो इंडिपेंडेंट है, राइट, पर उनका अपीयरेंस भी ऐसा लगना चाहिए कि वो अलग अलग है। सो इन माइंड ऑफ माइंड एंड इन अपीयरेंस बोथ शुड बी द इंडिपेंडेंट, ठीक है। थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस कहां से आ सकते हैं? यहाँ पे आईएफएससी ने क्या किया है, 5 थ्रेट बताए हैं। कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, भाई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मटेरियल सिग्निफिकेंट डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लोन गारंटी है कंसर्न क्लाइंट से, है ना। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप ऑडिट क्लाइंट के साथ है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्लाइंट के साथ, या कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। तो इन सारे केसेस में भी जो है सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेड जो है ऑडिट के इंडिपेंडेंस को इम्पेक्ट कर सकता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि भाई खुद ने ही काम किया था और अब जो है उन्हीं सर्विसेज को जो है आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको वो दिक्कत आ सकती है। तो ऑडिटर्स क्या करते हैं, कई बार ऐसी ऐसी सर्विसेज भी दे देते हैं जैसे कि इंटरनल ऑडिट दे रखे हों, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हों, आईटी सिस्टम का डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हो, है ना, मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो चीजें जो है रिव्यू में आ जाती हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट थ्रेट में रहेगा। ऑडिटर जो है डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर रहा है कंपनी का, तो उसके डिसीजन जो है ऑडिट में आ जाएंगे, तो वहां पे भी इंडिपेंडेंस थ्रेट में रहती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर ने कुछ ऐसी सर्विसेज खुद ही कर दी हो जिनको वो ऑडिट करने जा रहा हो, तो वहां पे भी उसकी थ्रेट जो है सेल्फ रिव्यू का थ्रेट रहेगा। तो उन चीजों को भी आपको प्रोटेक्ट करके समझ के देख के करना होगा, और इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिमिटेशन दी गई है कि कौन ऑडिट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। एडवोकेसी थ्रेट्स हो सकता है कि ऑडिटर जो है प्रमोट कर रहा है या परसीव टू प्रमोट है क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कंप्रोमाइज्ड, है ना। तो उस केसेस में भी जो है एडवोकेसी थ्रेट जो है आ सकता है। फेमिलियरिटी थ्रेट कि भाई सेल्फ एविडेंट रहेगा, ऑडिटर फॉर्म रिलेशन विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, है ना। क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन ए सीनियर पोजीशन द क्लाइंट कंपनी, तो ऑब्वियसली हो जाएगा। फॉर्मर पार्टनर है ऑडिट फॉर्म बीइंग ए डायरेक्टर सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, है ना। लॉन्ग एसोसिएशन हो गया है बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटरपार्ट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटलिटी अगर ले रहा है क्लाइंट कंपनी से या इसके डायरेक्टर से एम्प्लॉय से, तो भी जो है वो फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। पांचों जो बताया वो इंटिमिडेशन थ्रेट है, उसमें अकर दिस विल अकर व्हेन द ऑडिटर्स आर deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism.
कैसे हो सकता है कि भाई थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, कि मैं तुमको बदल दूंगा ओवर डिसएग्रीमेंट अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो, है ना। विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल या प्रेशर टू डिस्प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस ऑडिट फीस, है ना, कि मैं पैसा कम कर दूंगा तो ऑब्वियसली आपको कम काम करना पड़ेगा। तो ये जो है इंटिमिडेशन थ्रेट हो सकते हैं। कम पैसे में अगर आप काम करेंगे तो आप उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। सिमिलरली आपको मैं रिप्लेस कर दूंगा अगर आपने ये बात नहीं है किया। तो इस तरह का इंटिमिडेशन थ्रेट जो है वो भी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को जो है इम्पैक्ट कर सकता है। सेफगार्ड क्या है इस इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, है ना, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे प्रैक्टिस थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस एंड द सेफगार्ड अवेलेबल टू एलिमिनेट द थ्रेट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर थ्रेट्स है तो सेफगार्ड्स भी है। ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट दे आर ऑडिटिंग, यस, हमको सेफगार्ड रखना है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। In the case of audit, the key fundamental principle are integrity, objectivity and professional skepticism। जो है ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना ही रहना है इसके लिए। जब कोई भी काम लेने से पहले ऑडिटर जो है कॉन्शियसली कंसिडर करे कि इसमें थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है या नहीं है। अगर है तो ऑडिटर शुड डिजिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस अ सेफगार्ड टू एलिमिनेट देम। अगर फुल्ली क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जो है ऑडिटर को वो काम नहीं लेना चाहिए। बहुत बार आ चुका है कि भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए, मगर वो होता क्या है, राइट। तो ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो एटीट्यूड है क्या, क्वेश्चनिंग माइंड का, being alert to condition which may indicate possible misstatement due to error or fraud and a critical assessment of the audit dividends के, ठीक है। तो बस ये सतर्क रहिए, सजग रहिए, चौकन्ने रहिए और चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए। क्वेश्चन एटीट्यूड बना के रखिए, आप सवाल पूछते रहिए, तो वही जो है प्रोफेशनल कैपिटलिज्म है। आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि जहां से भी जो भी गलती हो सकती है किसी भी चीज को फेस वैल्यू पे मत ले लीजिए उसको, आपको उसको असेस करना है, क्वेश्चन करना है और तभी उसको बिलीव करना है। दैट इज व्हाट द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के, है ना, कि ऑडिट एविडेंसेस जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन जो कि रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट को क्वेश्चन करती हो, है ना, कंडीशन जो कि पॉसिबल फ्रॉड को इंडिकेट करती हो, इस तरह के जो है अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस आ रहे हो उनको ओवरलुक नहीं करना है ना, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में आता है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट पार्टनर को जो है अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट हैव बीन फॉलोड। वो क्या क्या हो सकती हैं कि इसमें कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको बहुत ही। इसकी C1 में कहा गया है कि भाई जो है फर्म को इंफॉर्मेशन लेनी है बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन such as the following: assess the engagement partner in determining whether the decision regarding the acceptance and continuance of the audit engagement are appropriate। इसमें क्या क्या कह सकते हैं कि जो इंटीग्रिटी है ऑफ द प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी जो है वो सही है। एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट और उनके पास नेसेसरी कैपेबिलिटीज है, टाइम और रिसोर्सेज जो भी ऑडिट करने के लिए चाहिए वो सब कुछ इनके पास अवेलेबल है ना। फॉर्म एंड द एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, यस और नो, ये आपको ऑडिट करने से पहले ही इंश्योर करना है ना। significant matters that have been arisen during the current or previous audit engagement and their implication for continuing the relationship जो है वो भी आपको इंश्योर करना है। अगर एंगेजमेंट पार्टनर को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसको पता लगता है कि जो है फर्म को ऑडिट डिक्लाइन करना है, अगर ये इंफॉर्मेशन पहले पता लग जाती तो
तो एंगेजमेंट पार्टनर जो है उसको कम्युनिकेट कर देगा किसको, फर्म को, ताकि फर्म एंड द एंगेजमेंट पार्टनर कैन टेक द नेसेसरी एक्शन। ये जो है यहाँ पे एंगेजमेंट और कंटिन्यूएंस के लिए बारे में बात किया गया है कि क्लाइंट रिलेशनशिप को कब कब आपको कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू कर देना है, उसके बारे में ये 3-4 चीजें यहाँ पे बताई गई है कि आपको देख लेना है कि आपको टाइम, रिसोर्सेस और स्किल्स, कॉम्पेटेबिलिटीज अवेलेबल हो, पुराने जो मैटर्स हैं करंट या प्रीवियस ऑडिट से वो प्रॉपर्ली डील कर लिए गए हो, और प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी जो है उनकी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन रह रही हो, तो आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश करनी होंगी किसको, फर्म को, ताकि ये रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि सफिशिएंट पर्सनल विद द कैपेबिलिटीज अवेलेबल है with the competency and the commitment to ethical principle, है ना, to perform the necessary engagement along with the professional standard and regulatory and legal requirement। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या देखना है आपको, ये कुछ पर्सनल इश्यूज जो है उनको डील करने के लिए पॉलिसीज प्रोसीजर एस्टेब्लिश करनी है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, एस्टिमेशन ऑफ द पर्सनल नीड्स, ये सारी चीजें आपको पॉलिसीज के थ्रू एड्रेस करना है ना। अगर ये सब एड्रेस कर दिया तो फर्म को असर्टेन करेगा क्या, नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल रिक्वायर्ड फॉर द फर्म्स एंगेजमेंट, आप उसको प्रॉपरली फुलफिल कर पाएंगे, और ये आपको क्या करेगा, कैपेसिटी टू डेवलप द कॉम्पिटेंसी एंड नेसेसरी टू परफॉर्म द फर्म्स वर्क, यहाँ पे आपको इसमें हेल्प मिलेगा। ये सारी अगर आपने तैयारियां करके रखी हुई है तो एंगेजमेंट, ये परफॉर्मेंस भाई फर्म जो है एस्टेब्लिश करेगा क्या, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड विद द रीजनेबल एश्योरेंस की जो एंगेजमेंट्स हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार ही काम में परफॉर्म की गई है ना। ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है इसके द्वारा फर्म क्या करेगा, कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करेगा, किसमें, क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में, है ना, कि ये थ्रू रिटन और इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर टूल हो सकते हैं, या और भी किसी तरह का स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है ना। जो क्या एड्रेस करेगा, ये कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई है कि जो एंगेजमेंट टीम से उनको बताया कैसे जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वर्क, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद द एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग, and what is the method of reviewing the work performed, the significant judgment made, and the form of report being issued by the engagement team, what are the appropriate documentation of the work performed and of the timing and extent of the review to be maintained, what is the process to keep all policies and procedures current, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करना। फर्म को एक पॉलिसी और प्रोसीजर भी ऐसा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो मॉनिटरिंग के बारे में बात कर सकेगा, है ना, मॉनिटरिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, relevant to the system's quality control are relevant, adequate, operating effectively and complied within the practice। ये जो है ongoing consideration and evaluation of the firm system of quality control को रखेगा, और इसमें जो है periodic inspection of a selection of completed engagement भी आ जाएगा। अच्छा, पर्पस क्या है, ये मॉनिटरिंग जो हमें कंप्लाइंस करनी है विद द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर्स को, है ना, टू प्रोवाइड एन इवोल्यूशन ऑफ एडहेरेंस ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएटली डिजाइन किए गए हैं और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं, है ना। फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी या प्रोसीजर है वो अप्रोप्रिएटली अप्लाइड किया गया है या नहीं, और जहां पे भी लगता है कि ये पॉलिसीज या प्रोसीजर में कोई चेंज करने की जरूरत है तो वहां पे फॉलो बाय द एप्रोप्रिएट फर्म पर्सनल सो दैट नेसेसरी मॉडिफिकेशंस आर प्रॉम्प्टली मेड टू द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। ठीक है जी, आप अगले सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। अगला सेक्शन है हमारा प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। तो यहाँ पे से 210 जो है उसमें बताया गया कि एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। तो इसको डिफाइन किया गया कि यूज्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क in the preparation of the financial statement and the agreement of management and where appropriate those charged with the governance to the premise on which an audit is conducted। इसको बाइफरकेट करते हैं डेफिनेशन को 3 हिस्सों में। पहला कि मैनेजमेंट जो है एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करेगा, किस लिए,
in the preparation of the financial statement, or agreement of the management to the premise on which an audit is conducted. ये 3 चीजें आपको इसकी डेफिनेशन में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपकी जो प्री कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। In order to establish whether the condition for an auditor are present, the auditor shall determine कि जो financial reporting framework जो है वो acceptable है या नहीं है। Agreement of management लेगा कि भाई acknowledge करते हैं, understand करते हैं उनकी responsibility in order for the preparation of the financial statement according to the financial reporting framework. Internal control as management considered necessary, वो implement हुए हैं और effective है ना। To provide the auditor with the access to all the information, जो भी record documentation या other matters हैं उनके बारे में, और जो भी additional information auditor में request from management for the purpose of the audit, वो भी उसको available करवाई जाएगी। Unrestricted access provide करेंगे to person within the entity from whom the auditor determine it necessary to obtain the audit evidences। तो उसकी भी जो है अगर ये सारी चीजें in place है तो ये precondition for an audit जो है fulfill हो जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स क्या है भाई? लीगल रिक्वायरमेंट्स टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड सो फॉर एक्सटेंड्स ओनली टू कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी एटसेट्रा, है ना। इन दीस केसेस द रेस्पेक्टिव लॉ गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड देयर ड्यूटीज। बाकी सारे केसेस ऐसे जहां पे ये वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करना होगा, है ना, कि जो ऑडिटर और क्लाइंट है दोनों ईच पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, so it must be reduced to writing and should exactly specify the scope of the work। ऐसे 210 में क्या गया है कि जो एग्रीइंग ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऑन द सब्जेक्ट है वहां पे इसको कवर किया गया है। ये दोनों के इंटरेस्ट में है कि ऑडिटर एंड क्लाइंट जो है एक एंगेजमेंट लेटर को साइन कर ले ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म हो जाए। कब तक? ग्रेट एक्सटेंट तक। पूरी तरह से नलिफाई नहीं हो सकती, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, मगर राइटिंग में रहेगी चीजें तो ज्यादा क्लियर हो जाती है, ज्यादा अच्छे से उसको काम कर पाएंगे। पार्टनरशिप के केस में ए फ्यू मोर प्रिकॉशंस आर नीडेड कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉर्मली कवर्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। तो अकाउंटेंट व्हेन ही इज अप्रोच्ड फॉर अंडरटेकिंग ए प्रोफेशनल असाइनमेंट बाय अ फर्म और पार्टनर ऑफ ए फर्म, तो आपको पहले क्लियर आइडिया ले लेना है कि नेचर ऑफ द सर्विस रिक्वायर्ड और इंश्योर करना है कि जो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि उसका अपॉइंटमेंट जो है वैलिड है। कई बार स्पेसिफिकली कुछ टर्म्स डाल दी जाती है उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो आपको वो ध्यान रखना है। रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर होना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करना है जो कि यूज किया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड जो है ऑडिटर के द्वारा, और एक स्टेटमेंट दैट देयर में बी सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच ए रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। इसका रेफरेंस यहाँ पे कॉल आउट किया जाना चाहिए, कहाँ पे? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, ठीक है। और अगर लॉ या रेगुलेशन डिसाइड करता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तो उसको सेपरेटली रिटर्न एग्रीमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो उस लॉ या रेगुलेशन को जो है आप सॉर्ट कर सकते हैं और मैनेजमेंट उसको एक्नॉलेज कर सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, तो भी वो काम भी आपका चल जाएगा। तो ये सारी चीजें या तो आप क्लियरली स्पेल आउट कर दीजिए, और यदि किसी लॉ में ऑलरेडी कवर है तो उस लॉ को कॉल आउट कर दीजिए ताकि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम बात करने वाले हैं रिकरिंग ऑडिट के बारे में, है ना। The auditor shall assess whether circumstances require the terms of the audit engagement to be revised and whether there is a need to remind the entity of the existing terms of the audit engagement। ये जो है रिकरिंग ऑडिट्स में आपको ध्यान रखना है। Auditor may decide not to send a new audit engagement letter या other written agreement each period, है ना। अगर एक मास्टर एग्रीमेंट है तो उसी के थ्रू काम चल सकता है अगर ऑडिटर चाहे तो, मगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अप्रोप्रिएट कर सकते हैं कि कुछ टर्म्स को रिवाइज किया जाए ऑडिट एंगेजमेंट को, या एंटिटी को दोबारा एग्जिस्टिंग टर्म्स के बारे में रिमाइंड किया जाए। वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात कर, तो वो इंडिकेशन दे सकते हैं कि भाई एंटिटी जो है मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑडिट को। अगर ऐसा कोई इंडिकेशन मिलता है तो ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज कर सकते हैं या एंटिटी को एग्जिस्टिंग टर्म्स के बारे में रिमाइंड करवा सकते हैं।
कोई स्पेशल टर्म्स या ऑडिट एंगेजमेंट में अगर एड हो गई हो, सीनियर मैनेजमेंट में कोई रिसेंटली चेंज हुआ हो, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप हो, तो भी एक अच्छा मौका होता है कि आप इसको रीसेंसिटाइज कर लें जो है अपने ऑडिट एग्रीमेंट को। सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, तो भी आप उसको रिविजिट करें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को, या एंटिटी को जो है एग्जिस्टिंग टर्म्स के बारे में बता दें कि भाई इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बदल गई हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया गया था वो अगर चेंज हो गया है, या कोई अगर और कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है, तो उस केसेस में भी आपको जो है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं टर्म्स को, या फिर जो है एंटिटी को एग्जिस्टिंग टर्म्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। If management or those charged with governance impose a limitation on the scope of the auditor's work in the terms of a proposed audit engagement, such that the auditor believes the limitation will result in the auditor's disclaiming an opinion on the financial statement, तो auditor को क्या करना है, auditor shall not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by law or regulation to do so। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टुकड़ों में इस बात को कहा गया है। क्या कहा गया है, या तो मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, TCWG इसको कहा जाता है, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, दे इम्पोज ए लिमिटेशन ऑन द स्कोप, और ऑडिटर को अगर ऐसा भरोसा है कि ये जो लिमिटेशन है वो या तो डिस्क्लेमर देना होगा या क्वालिफाइड ओपिनियन देना होगा, उस केसेस में आपको ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना है ऐसा लिमिटेड एंगेजमेंट। ये यहाँ पे क्लियरली कॉल आउट किया गया है, तो आपको अपने लिमिटेशन को ध्यान में रख के काम करना है। चलिए, एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन एंगेजमेंट, अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना है। ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन व्हिच प्रोवाइड्स ए लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस शुड कंसीडर द appropriateness of doing so। उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट में रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस, मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट और रिलेटेड सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, a restriction on the scope of the engagement whether imposed by management or caused by the circumstance। तो या तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बदल गए हैं कि जो सर्विस है उसकी जरूरत नहीं रह गई है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो ओरिजिनली रिक्वेस्ट किया था उसमें, तो उस केस में आप चेंज के लिए रिजल्ट कर सकते हैं। स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन आ गया है या तो मैनेजमेंट ने या सर्कमस्टेंसेस में, है ना, तो ये सारी चीजों को एक्सेप्टेंस सर्कमस्टेंस में आ जाएगा। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हैं, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ एन ऑडिट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर वुड कंसीडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, है ना, particularly the implications of restriction on the scope of the engagement, especially any legal or contractual implications। और हमको लगा है कि भाई ये जो there is reasonable justification to change the engagement, or if the audit work performed complied with the essays applicable to the change engagement, the report issued would be appropriate for the revised terms of engagement। In order to avoid the confusion, the report would not include reference to the original engagement or any procedure that may have been performed in the original engagement। The auditor should not agree to a change of engagement where there is no reasonable justification for doing so। ठीक है जी। अच्छा, if the terms of audit engagement are changed, right, तो auditor and management shall agree on and record the new terms of the engagement in an engagement letter or other suitable form of the written engagement। Okay, so if the auditor is unable to agree to a change of the terms of the audit engagement and is not permitted by management to continue the original audit engagement, तो उस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, shall withdraw from the audit engagement where possible under applicable law or regulation and determine कि जो there is an obligation either contractual or otherwise to report to the circumstance to the other parties such as those charged with the governance, owners or regulator। ऐसा कुछ implication है तो उनको भी वो रिपोर्टिंग कर दिया जाए।
सो अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन मिलता है तो आप उनको रिपोर्ट कर दीजिए भाई कि जो है ऑडिट से एंगेजमेंट जो है डिसकंटिन्यू हो रहा है। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 जो है मोटा मोटा उसका रिवीजन जो है यहाँ पे खत्म हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने क्विक समरी इसमें देने की कोशिश की है आपको। क्वेश्चन आंसर इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया है या आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में डिटेल से बातचीत करें, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक के बारे में या तो कमेंट के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है कि हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दें। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए कि अब अगला सीरीज आप कौन सा देखना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट दैट सीरीज फॉर यू। तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होती है अगले ऐसे ही किसी एक वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैड लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड वन।